मेरा नाम सबीहा है। आज मैं आपको खुद पर बीती एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी। उन दिनों मेरी उम्र तकरीबन 8 या 9 बरस होगी। मैं तीसरी जमात की तुलबा थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन दिनों वालिद साहब की नौकरी नहीं थी। सबब मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके माली हालात बहुत ख़राब थे क्योंकि बेरोज़गारी का सामना था। उन दिनों अब्बू बहुत परेशान थे, लेकिन वालिदा को अल्लाह ताला ने दूसरी बार औलाद की नेमत से नवाज दिया। मैं पहली औलाद थी। मेरे बाद 7 बरस तक वालिदा की गोद हरी ना हो सकी और अब जबकि नए बच्चे की खुशखबरी मिलने वाली थी, अम्मी अब्बू दोनों परेशान थे कि पैदाइश के वक़्त हस्पताल के अखराजात कहाँ से पूरे करेंगे। तब नानी अम्मा ने कहलवाया कि फरहत को मेरे पास भेज दो। वालिद साहब फ़ौरन टिकट लेने रेलवे स्टेशन चले गए। तब मैंने अम्मी को सूट केस में कपड़े रखते हुए देखा तो रोने लगी, जिद करने लगी, जी मुझे भी नानी अम्मा के घर जाना है। तभी दादी ने अब्बू से कहा, सबीहा को भी साथ ले जाओ, ये अपनी खाला और नानी से मिल लेगी, वापसी में उसे ले आना। मेरे लिए टिकट के पैसे भी दादी ने दिए थे। हमें फैसलाबाद से कोयटा जाना था। मेरी उम्र के बच्चे ऐसे सफ़र से खुश होते हैं, सो मैं भी फूली न समा रही थी। किस्सा मुख्तसर, कोयटा में नानी अम्मी के घर 4 रोज़ के क़याम के बाद अम्मी को उनके पास छोड़कर हम लोग वापस फैसलाबाद की तरफ सफ़र के लिए रवाना हो गए। मेरा जी तो ना चाहता था अम्मी से जुदा हो जाऊं, लेकिन मजबूरी थी। इम्तिहान नज़दीक थे और स्कूल से ज़्यादा छुट्टियां मैं नहीं कर सकती थी। वालिद साहब का सखर में कुछ काम था। उन्होंने कोयटा से सखर तक का टिकट लिया और मुलाजमत की सिफारिश के सिलसिले में किसी वाकिफ़कार के पास गए जो सियासी असर रसूख रखता था। उस शख्स के ऑफिस में सुबह से दोपहर होगी। वहां से चले तो मुझे भूख सताने लगी। अब्बू एक छोटे से होटल के पास गए और बहरे से दरियाफ्त किया, खाने में क्या है। उसने रवानी के साथ मुख्तलिफ खानों की फहरिस्त गिनवा दी। वालिद साहब के पास किराए के पैसों के अलावा बहुत कम रकम थी, लिहाजा उन्होंने बहरे से दरियाफ्त किया, 1 प्लेट छोले और 3 नान की क्या कीमत होगी। 30 रुपये सर, बहरे ने जवाब दिया। तब अब्बू ने नान छोले मंगवा लिए। हम बाप बेटी ने ही खाना तनावुल किया और जब वालिद काउंटर पर कीमत अदा करने गए तो मालिक ने कहा, 100 रुपया अदा कर दे। 100 रुपया बिल सुनकर अब्बू तो हक्का बक्का रह गए। उन्होंने उस शख्स को बताया कि 1 प्लेट छोले लिए और सिर्फ 3 नान लिए हैं और आपके बहरे ने 30 रुपये बताए थे। उसने कहा, साहिब आपने सादा प्लेट चने नहीं मुर्ग चने लेकर खाए हैं, लिहाजा 100 रुपये अदा करने पड़ेंगे, क्योंकि छोले देसी मुर्ग और देसी घी में पके हुए थे। मसला ये था कि अब्बू के पास ज़्यादा पैसे बिल्कुल भी ना थे। जो रकम थी उसमें अपना और मेरा सखर से फैसलाबाद तक का टिकट लेना था और अब रकम कम पड़ रही थी। अब्बू वजाहत करने लगे, भाई सादा छोले की 1 प्लेट थी और उसमें चिकन नहीं थी। होटल वाला नहीं माना। उसने कहा, 2 प्लेट का बिल बना हुआ है और हमारे यहाँ मुर्ग के शोरबे में ही छोले तैयार होते हैं, बोटी वगैरह तो गुल जाती है। रकम आपको पूरी अदा करनी पड़ेगी। जब होटल के मालिक ने देखा कि ये शख्स 100 रुपये का बिल किसी सूरत अदा करने को नहीं, तो उसने अपने बहरे को इशारा कर दिया। उसके 2-3 मुलाजिम इकट्ठे हो गए और उन्होंने हमको घेर लिया। वो तरह तरह की बातें कर रहे थे कि अगर जेब खाली थी तो खाना खाने क्यों आगे थे, वगैरह वगैरह। गर्ज इस शोर शराबे में जो दीगर गाहक जो वहाँ खाना खा रहे थे काउंटर की सिम्मत मतवज्जो हो गए। उससे पहले कि मजमा लग जाता या मुलाजमीन अब्बू का गिरेबान पकड़ लेते, उन्होंने बटवे से 100 रुपये का नोट निकालकर बिल अदा कर दिया। वहाँ तो बेइज्जती से जान छूटी, मगर अब जेब में पूरी रकम न थी, लिहाजा वालिद साहब मेरा आधा टिकट लेने से कासिर थे। रेल में मुसाफरों के सामने टिकट चेकर से बेइज्जती भी नहीं करवाना चाहते थे। ख्याल आया अपने दोस्त रिहान के पास चले जाएं, जिसकी दुकान नज़दीक ही बाजार में थी। सोचा उससे 100 रुपया कर्ज लेकर टिकट की पूरी रकम अदा कर देंगे। मुझे साथ लेकर होटल से पैदल ही बाजार तक आ गए और अपने वाकिफ़कार की दुकान तक पहुंचे। बदकिस्मती से दोस्त मौजूद न था, बल्कि उसका भाई वहां बैठा हुआ था। उससे दरियाफ्त किया कि रेहान मियाँ कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। वो कहने लगा, भाई बीमार होकर हस्पताल में है, बताएं आपको उनसे क्या काम है।
अब मारे गैरत के अब्बू की जुबान ना खुलती थी। जेब में पैसे ना हो और शरीफ आदमी ज़रूरतमंद हो तो कोई पूछे कि इसके दिल की क्या हालत होती है। किसी से कुछ मांगने के लिए भी बड़ा हौसला चाहिए। दुकान में ग्राहक भी मौजूद थे जो अपने मतलब की चीज़ें देख और खरीद रहे थे। अब्बू के दोस्त का ये भाई जो उस वक़्त गद्दी पर मौजूद था, खासा सुलझा हुआ और मुहज़्ज़ब आदमी मालूम होता था। वालिद साहब को उसकी ज़ाहिरी रख-रखाव से उम्मीद बन गई कि अगर 100 रुपए के लिए सवाल दराज किया तो वो ज़रूर मदद करेगा। बस उन्होंने धीमे लहजे में मजबूरी बताकर रकम के लिए कहा कि किराया पूरा करना है, घर पहुंचते ही रुपया मनी ऑर्डर कर दूंगा। वो जो नहायत मुहज्जब और शरीफ आदमी लगता था, अब्बू की बात सुनकर यकायक तेवर बदल कर सख्त लहजे में बोला, आप होंगे मेरे भाई के दोस्त, मगर मैं तो आपको नहीं जानता। जाइए अपना रास्ता नापिए, मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। इस पर उसकी पास खड़ा दुकान का मुलाजिम भी बोल पड़ा, न जाने कहाँ से आ जाते हैं भीख मांगने दोस्त बनकर। कैसे कैसे तरीके निकाल लिए हैं आजकल के लोगों ने। अच्छे भले हट्टे कट्टे हो मियाँ, और भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती। वहां खड़े एक तीसरे शख्स ने भी लुकमा देना जरूरी समझा तो अब्बा जान सख्त शर्मिंदा हो गए। उनका रंग फीका पड़ गया और बेइज्जती के एहसास से आंखों में आंसू भर आए। इज्जत इसी में जानी कि मेरा हाथ पकड़कर दुकान से वो नीचे उतर गए। बताती चलूं कि उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं थे। ग्राहक हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। दुकान में 2-3 औरतें जो कुछ खरीद रही थी वो भी हमारी तरफ मुतवज्जा हो गई। एक औरत तो उदेर उम्र की थी और बाकी 2 लड़कियां जवान थी जिन्होंने उम्दा लिबास पहना था। अभी हम दुकान की कुछ सीढ़ियां ही उतरे थे कि एक लड़की तेजी से हमारे पीछे आ गई और अब्बू को मुखातिब किया, भाईजान जरा रुकिए। वालिद साहब ने मुड़कर देखा तो वो हमारे करीब आकर पूछने लगी, भाई आपको कितनी रकम चाहिए। वालिद साहब हैरत से उसे देख रहे थे और उनकी जुबान न खुलती थी। तभी वो मेरी जानी मुतवज्जा हो गई। गुड़िया क्या तुम थक गई हो, लगता है प्यास लगी है। उसने थैले में से एक गुड़िया निकाली और मुझे थमाकर बोली, ये ले लो, देखो तुम्हारे जैसी है, अभी मैंने इसी दुकान से खरीदी है अपनी बहन के लिए, वो भी बिल्कुल तुम जैसी प्यारी है। वो मुझे मुस्कुराकर देख रही थी, तभी मुझे वो बहुत अच्छी लगी। मैंने गुड़िया हाथों में पकड़ ली तो खुशी से मेरा दिल उछलने लगा क्योंकि गुड़िया बहुत प्यारी थी। मेहरबान सा चेहरा और हल्का मेकअप, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। अपनी तरफ पसंदीदा नज़रों से देखते पाकर उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बेतकल्लुफी से बोली, आओ तुम्हें जूस पिलाती हूँ, मुझे भी प्यास लगी है। वालिद साहब तो पहले ही परेशान थे और परेशान हो गए। अब्बू के एहसासात को भांपकर उसने कहा, कोई बात नहीं भाईजान, ये बच्ची तो है, मेरी बहन भी इसी की उम्र की है। और वो दुकानदार, उसके बारे में मत सोचिए, ये बिजनेसमैन ऐसे ही होते हैं, जहां से फायदे की उम्मीद ना हो बहुत रूखे हो जाते हैं। आप इस चीज की परवाह मत करें, प्लीज दुख मत करें। ऐसा कहते हुए मेरा हाथ थामकर उसने गली को पार कर लिया और दूसरी लाइन के स्टोर पर आ गई जहां जूस और कुछ बिस्किट वगैरह रखे थे। उसने 5 जूस की बोतलें लीं, 3 अपने पास रख लीं और 2 मुझे और अब्बू को दे दी। ये लीजिए भाईजान, दरअसल मेरा कोई भाई नहीं है, आपको देखकर जी चाहा कि भाई बना लूं। मेरा कोई भाई होता तो बिल्कुल आप जैसा होता। जूस पी लेना गुड़िया, आइसक्रीम खाओगी? वो मुझसे पूछने लगी। नहीं नहीं, रहने दीजिए। अब्बू ने मजबूरन जूस की बोतलें ले ली, एक मेरे हाथ में थमा दी और खुद बेदिली से घूंट घूंट पीने लगे। आंसुओं से अभी तक उनकी आंखें नम थीं। आपकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल अफसुर्दा हो गया है। अंदाजा है कि आप वाकई परदेसी हैं और दुकानदार से सच कह रहे थे। दरअसल मैं आपके नज़दीक खड़ी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। मुझे यकीन है जो कुछ आपने उससे मजबूरी बयान की वो सब हरफ बे हरफ सही था। वालिद चुप थे और वो कह रही थी, बेशक आप मुझे बहन न समझें, मैंने तो आपको भाई कह दिया है। इस रिश्ते से जो रकम आपको दरकार है वो मैं दे देती हूँ। उसने 100 का नोट पर्स से निकाल कर अब्बू की तरफ बढ़ा दिया। इतनी थोड़ी सी रकम के बदले अगर किसी को भाई मिल जाए तो ये सौदा बुरा नहीं। वो जैसे एहसान नहीं कर रही थी बल्कि एहसानमंद थी। अब्बू पहले बहुत परेशान थे, ऊपर से उस लड़की की बेतकल्लुफी से वो और ज्यादा परेशान हो गए। उस वक़्त उनका दिल अपनी जिल्लत के दुख से भरा हुआ था
वो तो उससे जूस भी नहीं लेना चाहते थे, मगर मुझे तो प्यास लग रही थी, गर्मी बहुत थी। अजनबी लड़की का इसरार अपनायत बड़ा था, तभी अब्बू को बोतलें लेनी पड़ी। जुलाई का महीना था, यकीनन उनको भी प्यास लग रही होगी। भाईजान, आपका क्या नाम है? हमारी इस हसीन मोहसना ने पूछा। अब्बू ने अपना नाम और एड्रेस बता दिया, लेकिन लड़की से उसका नाम और एड्रेस दरियाफ्त न किया और ना ही उसने बताया। अब्बू की नज़रों से शर्मिंदगी और नदामत झलक रही थी। लड़की ने तसल्ली दी, परेशान ना हो, इंसान ही इंसान के काम आता है। कभी कभार जिंदगी में ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं, घबराइए नहीं। 100 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं। वो 100 का नोट देकर अल्लाह हाफिज कहकर चली गई। जाते जाते कहा, मेरे भाई, अपनी इस बहन को याद रखना, शायद जिंदगी में कभी कहीं मुलाकात हो जाए। गाड़ी आने में पौना घंटा बाकी था। खुशकिस्मती से हमें टिकट मिल गया और हम डिब्बे में सवार हो गए। अल्लाह का शुक्र, हम बखैरियत घर पहुंच गए। वालिद साहब काफ़ी दिन इस वाक़े से मुतासिर रहे और मुझे वो अजनबी खूबसूरत लड़की हमेशा याद आती। बहुत दिनों तक उसकी दी हुई गुड़िया संभाल कर मैंने रखी, जो मुझे उसकी याद दिलाती रहती थी। सोचती थी, दुनिया में अगर उस दुकानदार जैसे बेमुरव्वत लोग हैं, तो इस लड़की जैसे अच्छे लोग भी मौजूद हैं, जिनसे इस दुनिया का हुस्न कायम है। उसकी खूबसूरत छवि दिल पर नक्श रही। हालांकि काफ़ी साल बीत गए थे, शायद वालिद भी उसे याद करते होंगे। सोचती थी, ऐ काश किसी मोड़ पर मुझे मिल जाए तो मैं उसे तोहफा दूंगी, क्योंकि उसने मुझे भी एक तोहफा दिया था। वक्त गुजरता गया और हमारे हालात बेहतर होते गए। अब हम खुशहाल लोगों में शुमार होते थे। उसका कर्ज आसानी लुटा सकते थे, लेकिन उसने पता भी ना दिया था, बल्कि नाम तक ना बताया था। वो चाहती होगी कि हम उसको रकम लुटाकर एहसान का बदला ना दें। उस वक़्त मैं तो बच्ची थी, दादी को सारी रुदाद सुनाई थी। वो भी तमन्ना करती थी, ऐ काश वो फरिश्ते सीरत लड़की कभी हमसे मिलने आए, लेकिन वो ना आई। वक़्त बीत गया, मैंने एमए कर लिया और फिर मेरी शादी हो गई। खुशकिस्मती से मेरा रिश्ता अमीर घराने में हुआ था। मैं बहुत खुश थी। ससुराल वाले मेरा बहुत ख्याल रखते थे। दुआ करती थी कि मेरी छोटी बहन भी अच्छे घराने में ब्याही जाए। अल्लाह ने हमारी सुन ली। हमारी सास ने छोटे बेटे के लिए मेरी बहन का हाथ मांग लिया और अम्मी अब्बू ने बखुशी इस रिश्ते को कबूल कर लिया, क्योंकि सास ससुर ने मुझे फूलों की तरह रखा हुआ था। जिस रोज़ शादी थी, हमारे घर पर जश्न का समा था। कुछ साहिब हैसियत लोग भी मौजूद थे, जिनके लिए अलहदा रक्सो सरूर की महफिल का एहतमाम किया गया था। इस खास महफिल को सजाने के लिए किसी मशहूर रकासा को बुलाया गया था। जब वो रकासा आ गई, वालिद साहब हमारे सर के हमरा वहां खड़े हुए थे। उन्होंने जिस रकासा को गाड़ी से उतरते देखा, वो वही लड़की थी जिसने बुरे वक्त में अब्बू को 100 का नोट दिया था और उन्हें भाई कहा था। उसे देखकर वालिद साहब का रंग उड़ गया। उसके साथ वही उम्र सीधा औरत थी और वही लड़की थी जो गालबन उसकी माँ या उसके साथ बहन थी, और एक तबला नवाज भी था। वालिद फौरन वहां से हट गए। मेरे शोहर उनके पास गए और पूछा, अंकल क्या हुआ आपको, कुछ नागवार गुजरा है? बोले, हाँ, उस लड़की को वापस भेजो। मैं ऐसी महफिलों के हक में जरा भी नहीं। सलीम हैरान थे कि मेरे ससुर को अचानक क्या हुआ कि खुशी की महफिल में बदमजगी पैदा कर रहे हैं। समझा बुझाकर अब्बू को घर ले आए। कहने लगे, हमारे यहाँ कुछ बड़ी हैसियत वाले लोग मधु हैं और उनकी खातिर कुछ महफिल सजेगी। कुछ खास लोग हाल में लुत्फ अंदोज होंगे। ऐन वक्त पर प्रोग्राम तब्दील करने से हमारे खास मेहमान नाराज हो सकते हैं। ये महफिल आम मेहमानों के लिए नहीं है। ठीक है, मगर मैं वहाँ नहीं बैठूंगा। वालिद ने हतमी फैसला सुना दिया तो मेरे शोहर ने सर झुका लिया। खैर, फिर अब्बू इस महफिल में ना गए। शादी बखैर खूबी इख्तिताम पर पहुंची। अगले रोज वलीमा था। वलीमे के दूसरे दिन जब जरा सुकून हो गया तो सलीम ने मुझसे कहा, अजीब आदमी है तुम्हारे वालिद साहब भी। ये ऐन शादी वाले दिन इनको क्या हो गया था? हालांकि अब्बा जी ने बता दिया था कि शादी में खास मेहमानों की खातिर रक्सो सरूर की महफिल का एहतमाम किया जाएगा। तब तो उन्होंने कोई एतराज ना किया था। शुक्र है ऐन वक्त पर तुम्हारी बहन से मेरे भाई का निकाह हो गया था, वरना वो कहीं शादी ही न रुकवा देते। मैंने उनको सारा वाकया बताया कि वालिद को उस रकासा ने बाई कहा था। उन्होंने भी दिल से बहन जैसा मर्तबा दिया होगा, तभी उनको उलझन हुई
क्योंकि उस लड़की से 100 रुपये मजबूरी में लिए थे। क्या जानते थे कि जो हस्ती ऐसी मुसीबत की घड़ी में उनके काम आए वो एक तवाइफजादी होगी। बस इसी दुख की वजह से उसके सामने नहीं जाना चाहते थे। मेरी बात सुनकर सलीम भी सोच में पड़ गए। कहने लगे, हाँ सबीहा, कभी कभी ऐसे इत्तेफाक भी हो जाते हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। अंकल ने हमेशा ये सोचा होगा कि जिंदगी में कभी अगर वो मोहसन लड़की मिल गई तो जरूर उसका एहसान उतारेंगे और उनको बहन कहकर पुकारेंगे। अच्छे दिन आ गए और वो लड़की भी मिल गई, लेकिन मिली भी तो किस मोड़ पर। न उसको बहन कहकर पुकार सके और ना उसका एहसान ही उतार सके। बहरहाल एक बात साबित जरूर होगी कि हम जिन लोगों को बाज औकात हकारत से देखते हैं उनके दिल किस कदर खूबसूरत होते हैं। हमारी मोहसना थी तो तवाइफजादी, मगर उसका दिल बेहद हसीन था। उस रोज वो हमारी मदद ना करती तो पता नहीं हमारे साथ क्या बीतती। वालिद साहब भी शायद उसको दिल से बहन समझ चुके थे, इसलिए उसको रकासा के रूप में न देख सके। और मैं आज तक अपनी मोहसना के लिए बेहद अकीदत रखती हूँ, क्योंकि उसने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया था और उसकी दी हुई तोहफे में गुड़िया आज भी मेरे पास मौजूद है, जो मुझे हमेशा उस प्यारी सी लड़की की याद दिलाती है। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहेंगी। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।